नेक्स्ट हेडिंग लिखो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल कितना बताया? आर्टिकल 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। इसको समझते हैं आर्टिकल 25, 26, 27, 28। अब इसमें क्या कहा गया देखो, एक एक करके इनको बिल्कुल सरल शब्दों में समझ लेना। पहले आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, थोड़ा सा जगह दे देता हूं यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर लिखना है। 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। इसको समझो, आर्टिकल 25 से 28, 25, 26, 27, 28। ठीक है। 25 में क्या कहा गया देखो, एक बार समझने का प्रयास करना। 25 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। किसी भी धर्म को मान सकता है। धर्म को मान सकता है, मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। और क्या कर सकता है? उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। प्रचार प्रसार भी कर सकता है, प्रसार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इधर ही पर देखो आर्टिकल 25 के 2 में क्या कह रखा है? सिख धर्म के जो लोग हैं, सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। कृपाण धारण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। सिख धर्म के लोगों को कृपाण धारण करने का अधिकार ये किस आर्टिकल में दिया गया है? या उसे लेकर चल सकते हैं या कृपाण धारण कर सकते हैं। सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं या फिर उसे अपने साथ लेकर चल सकते हैं। यह आर्टिकल 25 के 2 में कहा गया। एक बार फिर से देखिए, आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। आर्टिकल 25 के 2 में क्या कहा गया है कि सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं और उसे लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। अब दूसरा देखिए, इसमें क्या कहा गया? कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों का क्या कर सकता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। ठीक है, ये कितने में कहा गया? आर्टिकल 26 में। क्लियर हो गया? आर्टिकल 26 में क्या कहा गया? धार्मिक कार्य का प्रबंधन। देखो एक एक वर्ड पकड़ के चलना। किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धर्म को मानना किस आर्टिकल में है? 25 में। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में क्या कहा गया? देखो किसी भी व्यक्ति से किसी धर्म विशेष के किसी भी व्यक्ति से किसी धर्म विशेष के प्रचार या धर्म विशेष के प्रचार प्रसार हेतु या उसकी वृद्धि हेतु, या स्लैश करके वृद्धि हेतु लिख लेना, वृद्धि हेतु कर नहीं लिया जा सकता, टैक्स नहीं लिया जा सकता, कर नहीं लिया जा सकता। देखो इतना ही समझना, कर नहीं लिया जा सकता। पहले में क्या कहा? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, धार्मिक कार्य को कर सकता है और धार्मिक कार्य के लिए कर नहीं लिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति से किसी धर्म विशेष की वृद्धि हेतु अभिवृद्धि हेतु कर नहीं लिया जा सकता है।
ठीक है। अब आर्टिकल 28 समझो। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों में, चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये इसमें कहा गया। देखो अब इनको समझना, धार्मिक शिक्षा। एक बार देखो मैं फिर से बता रहा हूं, 25, 26, 27, 28 आपको कैसे याद करना है। देखो 25 में किसी धर्म को मानना, धर्म को मानने से संबंधित है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 26 में क्या कहा गया है, धार्मिक कार्य करना, धार्मिक कार्य करने की छूट है, यहां पर कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य कर। 27 में क्या कहा गया है, धर्म संबंधी कर नहीं लिया जा सकता, धर्म के लिए कर, धर्म के लिए कर नहीं लिया जा सकता, टैक्स नहीं लिया जा सकता, ठीक है, ये 27 हो गया। 28 में क्या कहा गया, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब देखो तो धार्मिक शिक्षा, अब आपको समझ में आया क्या, अब समझो तो क्या क्या कहा मैंने, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, धर्म विशेष के लिए कर नहीं लिया जा सकता और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब बताइए क्या यहां तक क्लियर हुआ, 25 से 28, अब बताइए। अब बताओ। यहां तक बताइए, पहले इसको क्लियर करो फिर इस पर आते हैं। बताइए जरा, कितना समझ आया बताइए सब लोग। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 क्लियर हो गए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु कर नहीं लिया जा सकता, और फिर किसी भी व्यक्ति से सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जल्दी से इसे लिखो तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है ना, उसका प्रचार प्रसार कर, धार्मिक कार्य मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और धार्मिक कार्य कर सकता है, और धर्म के लिए कर नहीं लिया जा सकता और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लिखा सबने, चलिए। क्या क्या लिखा, 14, 19, 21, हाँ ठीक है। गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत 14, 19 और 21 आते हैं, इसको नोट करके लिख भी सकते हो। गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कौन कौन से हैं, 14, 19, 21 वाला सही है। ठीक है, लिखा सबने। आर्टिकल 25 से 28 लिख लिया। आर्टिकल 25 से 28 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। और आर्टिकल 25 के 2 में कहा गया कि सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। 26 में कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। 27 में किसी भी व्यक्ति से किसी धर्म विशेष के प्रचार प्रसार हेतु या उसकी वृद्धि हेतु कर नहीं लिया जा सकता। और फिर आर्टिकल 28 में कहा गया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगले उसमें आते हैं। अगला मूल अधिकार क्या है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक हमारा क्लियर। अब 29, 30 नेक्स्ट क्या है, अगले मूल अधिकार को क्या कहा जाता है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। पहले है संस्कृति व शिक्षा, नेक्स्ट आएगा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यह आर्टिकल कितना है, अधिकार, अनुच्छेद कितना, 29 और 30। 29, 30 को संस्कृति व शिक्षा का अधिकार कहते हैं। अब 29, 30 इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेना। ये किससे संबंधित है, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अब इसमें क्या कहा गया देखो, प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकता है। अब आर्टिकल 29 देखो, पहले फिर 30 देखते हैं। आर्टिकल 29 की बात करते हैं और फिर आर्टिकल 30 की बात करते हैं, इसको भी समझना। इसमें क्या कहा गया देखो, प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकता है, प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रख सकता है। अब आर्टिकल 30 क्या है, इसको भी समझना। इसमें क्या कहा गया देखो, अल्पसंख्यक वर्ग अपने प्राथमिक स्तर में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अब दोनों में अंतर देखो, अभी हमने आर्टिकल 28 में क्या पढ़ा था कि सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन यहां पर क्या कह दिया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने प्राथमिक स्तर में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अब एक बार आर्टिकल 29 और 30 को समझो। प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रख सकता है। देखो, संस्कृति का अधिकार था और शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या कहा गया, संस्कृति व शिक्षा, अल्पसंख्यक वर्ग अपने प्राथमिक स्तर में धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, ये इसमें कहा गया है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30। 29 किससे संबंधित है, यह है संस्कृति से संबंधित, और 30 किससे संबंधित है, शिक्षा से। एक बार इसको लिखो तो जल्दी से, फिर हम एक बार इनको जल्दी से यहां तक के रिवीजन कर लेते हैं। लिखा सबने? 29-30 तक क्लियर हो गया? चलिए एक बार रिवीजन में चले फटाफट 30 तक। ठीक है, आर्टिकल 30 तक को एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबने लिख लिया होगा। एक बार जल्दी से सारे के सारे आर्टिकलों को सभी लोग समझने का प्रयास करें। देखिए, अब जल्दी से हम इन्हें कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, आर्टिकल 12। शुरू से देखो, आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है, और इसी को क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, कहा था हमने, न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जाता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन भी इसे कहा जाता है। इसमें दो पार्ट बताए थे, 13 के 1 और 2। 13 का 1 क्या बताया था, संविधान से पूर्व की विधियां, और दूसरे में क्या बताया 13 के 2 में, संविधान के पश्चात की विधियां। यह है आर्टिकल 13। अब देखो, पहले सबसे पहला मूल अधिकार कौन सा है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल कितना, 14 से 18। अनुच्छेद कितने हैं, 14, 15, 16, 17, 18। सभी लोग फोकस करेंगे। कानून, सामाजिक अवसरों में अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत करता है। ये इसके आर्टिकल है, उपाधियों का अंत करता है। हो गया क्लियर? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसरों की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। यह है आर्टिकल 14 से 18। 14 से 18 तक ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें 14 में 1 और 2 बताया था। 1 में क्या था, विधि के समक्ष समानता, और दूसरे में क्या था, विधियों का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, याद रखना इनको। ये कहां से लिया गया था, ब्रिटेन से, और ये कहां से लिया गया था, अमेरिका से। ये लिया गया अमेरिका से। ठीक है, अब दूसरे मूल अधिकार में चलते हैं। समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कितना बताया, 19 से 22। इसको समझो।
19 से 22 देखो 19, 20, 21 और पहले 19 में ही समझो 19 का एक का ए बी सी डी ई एफ और जी। अब सबसे पहले 19 एक का ए समझो, इसमें क्या था, और एफ समझो, इसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और क्या बताया, आरटीआई। क्लियर है सभी को। एफ क्या था, संपत्ति का अधिकार, इसे किस अधिकार द्वारा हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया। बी देखो बोलने की स्वतंत्रता, फिर क्या था, शांतिपूर्ण सभा करने की, फिर क्या था, संगठन बनाने की, फिर क्या था, स्वतंत्र आवागमन, स्वतंत्र आवागमन, स्वतंत्र निवास और फिर स्वतंत्र व्यापार। हो गया क्लियर, 19 क्लियर। अब 20, 21, 22 देखो आर्टिकल 20, 21, 21 का ए और 22 इसको भी समझ लो जल्दी से। क्या बताया था, अपराधी अपने प्राण व देह बचाने के लिए, प्राण व देह बचाने के लिए क्या करता है, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। ये किससे संबंधित था, अपराध दोष सिद्धि, ये प्राण व देह की स्वतंत्रता, ये गिरफ्तारी से संरक्षण। 21 ए क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। तो दूसरा मूल अधिकार भी क्लियर, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध आर्टिकल कितना, आर्टिकल 23 से 24, याद करते चलो साथ ही साथ, 23 से 24 दो आर्टिकल बताए हैं। 23 में किसी भी व्यक्ति को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, और 24 में क्या बता रखा है कि 14 वर्ष से कम आय के बच्चों को, से कम आय के बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता। तो ये है आर्टिकल 23 और 24। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आर्टिकल 24 तक भी क्लियर हो गया। अब अगला मैंने 25 से 28 बताया था आपको, उसको भी एक बार रिवीजन करो जल्दी, और 29 से 30 तक बता दिया मैंने। 25 से 28 और 29 से 30 को भी रिवीजन करो जल्दी से। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला मूल अधिकार क्या है, अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कितना है, आर्टिकल कितना बताया, 25 से 28 तक। आर्टिकल कितना है इसका, 25 से 28। ठीक है, अब एक एक करके इन आर्टिकलों को समझो। 25 में क्या कहा गया, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, धर्म को मान सकता है। 26 में क्या कहा गया, कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य कर सकता है, धार्मिक कार्य कर सकता है। 27 में क्या कहा गया है, धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, और 28 में क्या कहा गया है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये हो गया 25 से 28। अब अगला क्या बताया, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्या बताया, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल कितना बताया, 29 से 30। ठीक है, 29 में क्या कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी, 29 में क्या कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को मान सकता है, वह संस्कृति को मान सकता है। ठीक है, और 30 में क्या कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थानों में क्या कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं। यह आर्टिकल 30 में कहा। हो गया क्लियर यहां तक। तो ये हमारे पांचवा मूल अधिकार भी रह गया। अब लास्ट मूल अधिकार में चल रहे हैं। लास्ट मूल अधिकार हमारा कौन सा है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार के बाद लास्ट मूल अधिकार कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए जल्दी से इसे कंप्लीट करो और अगली हेडिंग लिखो, संवैधानिक उपचारों का। इधर पर देखो, एक मैं आर्टिकल 31 थोड़ा सा समझा देता हूं, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, तब हम चलते हैं संपत्ति के अधिकार में। पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे आर्टिकल 31। बताइए एक बार जल्दी मैसेज करो, आर्टिकल 31 में चले। अच्छा पूजा धामी, ठीक है।
ठीक है, चलिए तो अब पहले समझते हैं आर्टिकल कितना 31, अनुच्छेद 31 क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार लिख लो, संपत्ति का अधिकार, का अधिकार ऐसे हेडिंग लिखो। और इसमें लिखना कि 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 1978 के द्वारा इसे हटाकर ये अनुच्छेद 31, इसमें लिख लेना अनुच्छेद 31 का 1 लिख लेना, हाँ, द्वारा इसे हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 का ए भाग 12 में रख दिया गया। भाग 12, यह भी पूछा जाता है कि किस भाग में रखा गया, भाग 12 में रख दिया गया, भाग 12 में रख दिया गया, इसको याद रखना। इसे किस भाग में रख दिया गया, भाग 12 में रख दिया गया। ठीक है, तो यह चीज भी आप लोग याद रखना कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300A, और भाग 12 में इसे रख दिया गया। हो गया क्लियर यहां तक का? अब देखिए अनुच्छेद 31 2 और 3 पर थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं मैं यहां पर, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, जो लोग समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 भूमि के द्वारा एक तो भूमि सुधार, नवी अनुसूची भूमि सुधार तथा अनुच्छेद 31 का 2 और 3 जोड़े गए और अनुच्छेद 31 का 2 और 3 को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसको समझना, अगर किसी आर्टिकल को सरकार ने संशोधन करके उसे आर्टिकल 31 के 2 और 3 में रख दिया, अगर सरकार ने कोई संशोधन करके ये आर्टिकल 31 है, ये 31 है, ये खाली ये 31 है, ये 31 का ए और बी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे कर लेना ए और बी। ठीक है, ये आर्टिकल 31 तो क्या था, संपत्ति का अधिकार, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A भाग 12 में रख दिया। अब अनुच्छेद 31 का ए और बी क्या है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि सुधार तथा अनुच्छेद 31 का ए और बी जोड़ेंगे, और अनुच्छेद 31 के ए और बी को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ए और बी को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि अगर सरकार ने कोई संशोधन करके आर्टिकल 31 के ए और बी में रख दिया तो उससे फिर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये है, इसमें बहुत ज्यादा आप लोग परेशान मत होना, बस इतना याद रखना कि आर्टिकल 31 के ए और बी को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, मुख्य रूप से आप आर्टिकल 31 को याद करो। लिखा सबने? लिख लिया क्या? अब मैं लास्ट मूल अधिकार में चल रहा हूं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। अगली हेडिंग लिखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल कितना? आर्टिकल है 32 से 35। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको समझ के हम मूल अधिकार यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करना। ठीक है,
32 के 1 में क्या कहा गया है इसको समझो। अनुच्छेद 32 के 1 में क्या कहा गया है? 32 के में यदि मूल अधिकारों का हनन होता है, यदि मूल अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की, तो सुप्रीम कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है, याचिका दायर की जा सकती है। ये इसमें क्या कहा गया है? यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, इधर ही एक चीज मैं बता दूं, आर्टिकल 226 भी इसके साथ साथ याद कर लेना इधर पर। यदि मूल अधिकारों का हनन होता है, यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है, हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है, याचिका दायर की जा सकती है। ये इसमें कहा गया, यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो कहां पर? हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। और यहां पर आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है? हाँ, ये हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। बात समझ आई दोनों में अंतर? अब 32 के 2 में क्या है? अब इसमें चलो आर्टिकल 32 के 2 में, इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिकाएं दायर की जा सकती हैं, 5 प्रकार की याचिका दायर की जा सकती है, याचिका दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रकार की याचिका दायर की जा सकती है? 5 प्रकार की। ठीक है, अब ये 5 कौन सी होती है? नंबर 1 होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला कौन सा होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा कि क्या होते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या होता है? परमादेश। दूसरा क्या होता है? परमादेश, इसको समझेंगे। तीसरा क्या होता है? प्रतिषेध, प्रतिषेध। चौथा क्या होता है? एक होता है उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण। और पांचवा क्या होता है? नंबर 5, नंबर 5 होता है अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की चीजें होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं। यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में ये 5 प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं। लिखिए जल्दी से। अब ये क्या होते हैं, थोड़ा सा इन पर चर्चा करते हैं। लिखिए जल्दी। यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में 5 प्रकार की याचिका दायर की जा सकती है। लिखा सबने? अब इन 5 याचिकाओं को समझते हैं कि ये क्या होती हैं, एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक एक करके समझना। इनके नामों से ही आप इनको क्लियर कर लोगे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है? देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को, बंदी बनाए व्यक्ति को
24 घंटे में न्यायालय में पेश करना होगा, न्यायालय में पेश करना होगा। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाती है तो फिर 24 घंटे में उसे न्यायालय में पेश करना होगा, यह अनिवार्य होगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है देखो, नंबर 2 है परमादेश। इसको समझना, परमादेश क्या होता है, अब इसको समझो। परमादेश का मतलब है एक परम आदेश। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट ऐसे व्यक्ति को आदेश देते हैं जो अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उसे आदेश दिया जाता है कि वह अपने कार्यों का निर्वहन करे। यदि कोई पदाधिकारी, परमादेश मतलब आदेश देना, यदि कोई पदाधिकारी क्या कर रहा है, अपने सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन नहीं करता, सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट उसे अपने कार्यों का निर्वहन करने का क्या देता है, निर्वहन करने का परमादेश मतलब आदेश देता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, यदि कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट उसे अपने सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करने का क्या देते हैं, परमादेश मतलब आदेश देते हैं। समझ जाए इनको, 5 के 5 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहा मैंने, बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना हो। परमादेश का मतलब क्या है, आदेश देते हैं। यदि कोई व्यक्ति हाँ उन पर नहीं होगा, है ना। परमादेश का मतलब क्या है, यदि कोई पदाधिकारी कहा गया, पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट उसे अपने कार्यों का निर्वहन करने का आदेश देते हैं। अब ऐसे ही देखो अधिकार प्रच्छा, तीसरा क्या है, अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा मतलब पूछना। अधिकार प्रच्छा क्या होता है देखो, अब ऐसा ही है सेम, देखो यदि कोई पदाधिकारी अब क्या कर रहा है, पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कार्यों को ठीक से नहीं करता, या फिर सार्वजनिक कार्यों को गलत तरीके से करता है, तो ऐसे में क्या होगा देखो, करता है तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट उससे पूछ सकते हैं कि आपने जो कार्य किया किस अधिकार से किया। अधिकार प्रच्छा मतलब समझे, अधिकार से किया, आपके पास क्या अधिकार था जो आपने ये काम किया। अधिकार के लिए पूछना, आपके पास क्या अधिकार था। अधिकार प्रच्छा का मतलब समझे कि आपके पास क्या अधिकार था, उनके अधिकार के लिए उनसे पूछा जाता है। बात समझ में आई क्या, अधिकार प्रच्छा मतलब अधिकार के लिए पूछना। दोनों क्लियर हुए। 3 बंदी प्रत्यक्षीकरण में मैंने क्या कहा, बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना होगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है, एक परम आदेश देना। किसको, अगर कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कार्यों को नहीं कर रहा है तो उसे आदेश दिया जाता है कि भाई वह अपने सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करे। क्लियर हो गया। अधिकार के लिए पूछना मतलब अगर कोई गलत तरीके से अपने सार्वजनिक कार्य कर रहा है तो उससे पूछा जाएगा कि भाई आपने जो ये काम किया किस अधिकार से किया। बात समझ आई, तीनों समझ आए। अगला एक है प्रतिषेध और एक है उत्प्रेक्षण। इन दोनों को समझो, ये दोनों एक जैसे हैं। तीसरा क्या है, प्रतिषेध, इसको समझो। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट
अपने निम्न न्यायालयों को आदेश देते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित है। को आदेश देते हैं कि जो मामले आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उन पर कार्रवाई न करें, प्रतिषेध, देखो, उन पर कार्रवाई न करें। प्रतिषेध का मतलब समझ में आया क्या? रोक लगा रहे हैं। प्रतिषेध मतलब निषेध कर रहे हैं। क्या निषेध कर रहे हैं? कि भाई अगर कोई मामले आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते तो उन पर तुम कार्रवाई मत करना, ये क्या है। ठीक है, प्रतिषेध भी क्लियर हो गया। अब क्या है? उत्प्रेक्षण। नंबर 4 देखो, नंबर 5, 5 प्रकार के आदेश हैं। नंबर 5 क्या होगा? उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण देखो सेम इसी से मिलता जुलता। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट अपने निम्न न्यायालयों को आदेश देते हैं, निम्न न्यायालयों को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? आदेश देते हैं कि जो मामले काफी समय से लंबित पड़े हैं, काफी समय से लंबित हैं, उन्हें अपने वरिष्ठ न्यायालय में भेज दें, वरिष्ठ न्यायालयों में भेज दें, ताकि उन पर क्या की जा सके? कार्रवाई। शब्द देखो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहा गया है? बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में पेश किया जाए। परमादेश में क्या है? आदेश दिया गया है कि भाई अपने सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करो। क्या आदेश दिया गया है? अपने सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करो। अधिकार परीक्षा में अगर किसी ने गलत तरीके से काम किया तो उससे पूछा जाता है आपने जो काम किया किस अधिकार से किया। प्रतिषेध मतलब रोक लगाना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कह रहा है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कह रहा है कि भाई जो मामले तुम्हारे अधिकार में नहीं आएंगे उन पर कार्रवाई मत करना, तुम उन्हीं पर करना जो तुम्हारे अधिकार में आते हैं। उत्प्रेक्षण का मतलब क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहा कि जो मामले लंबित पड़े हैं बहुत समय से, उत्प्रेक्षण मतलब उनको ऊपर भेज देना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या कहा? हाई कोर्ट में भेजो। हाई कोर्ट से क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में। बात समझ में आई? उत्प्रेक्षण मतलब ऊपर भेजना, प्रतिषेध मतलब रोक लगाना। ठीक है, जो तुम्हारे अधिकार में नहीं आते उन पर कार्रवाई मत करना। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से किया इसके लिए पूछना। परमादेश मतलब कि काम करो, अपना आदेश दिया। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में पेश कर। अब बताइए कोई प्रॉब्लम इन 5 के 5 में? बताओ, जल्दी से बताओ। क्या ये 5 के 5 आपको याद हो गए? 5 प्रकार की याचिकाएं क्लियर हुई? ठीक है, अब सुनो, यहां से सुनो। अब वैसे तो इतना पढ़ लो तो ये बहुत है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें और समझा रहा हूं आपको, कुछ बातें और बता रहा हूं। देखो आर्टिकल 32 में मैंने क्या कहा? 32 में और 32 का 1 और 32 का 2, ये हमने यहां पर समझा था। आर्टिकल 32 का 1 और 32 का 2 हमने समझे। ठीक है, 32 का 1 में मैंने क्या कहा था कि मूल अधिकारों का हनन होने पर, अधिकारों का हनन होने पर क्या हो सकता है? हनन होने पर नागरिक सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है? याचिका दायर कर सकता है। एक तो मैंने ये कहा कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। 32 के 2 में मैंने क्या कहा? इसको समझना कि सुप्रीम कोर्ट में
5 प्रकार की याचिकाएं दायर की जा सकती है, 5 प्रकार की याचिका दायर की जा सकती है, ठीक है। अब 32 के 3 में देखो, 32 के 3 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अन्य न्यायालयों को भी, सुप्रीम कोर्ट अन्य न्यायालयों को भी क्या कर सकती है, याचिका दायर करने का अधिकार दे सकती है। अच्छा, इसमें एक चीज समझो, सुप्रीम कोर्ट ने देखो, अब 32 के 3 में, 32 के 3 में क्या कहा गया है कि संसद कानून बनाकर अन्य न्यायालयों को भी, अन्य न्यायालय समझ रहे हो, न्यायालयों को भी मूल अधिकारों से संबंधित याचिका दायर करने की शक्ति दे सकती है, याचिका दायर करने की का अधिकार दे सकती है, करने का अधिकार दे सकती है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। आर्टिकल 32 के 3 में क्या कहा गया है कि संसद कानून बनाकर अन्य न्यायालयों को भी याचिकाएं दायर करने का अधिकार दे सकती है। आर्टिकल 32 का 3 क्लियर हो गया होगा कि संसद कानून बनाकर अन्य न्यायालयों को भी, जो अन्य न्यायालय है उन्हें भी, अन्य न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो है, उन्हें भी मूल अधिकारों से संबंधित याचिका दायर करने का अधिकार दे सकती है, ठीक है। ये तो 32 है। अब देखो आर्टिकल 33 भी समझ लो, थोड़ा समझाऊंगा। आर्टिकल 33, फिर आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, इन पर थोड़ा सा चर्चा करके हम फिनिश कर रहे हैं। 32 से 35 है ना, इसलिए ये रह न जाए, मैं थोड़ा सा इसको भी करवा दे रहा हूं, जल्दी से इसे लिख लीजिए। 33 को भी समझ लेते हैं। ये लिख लिया सबने? लिखा? अब देखो 33 में क्या कहा गया है, इसको समझ लो। 33, 34 और 35 थोड़ा इसमें समझ लो। हम ये आर्टिकल 33 देखिए, इसमें क्या है, देखो ये सब संसद को शक्तियां दी गई है। संसद देखो, संसद कानून बनाकर विशिष्ट कुछ विशेष वर्गों के लिए, कुछ विशेष वर्गों के मूल अधिकारों को कम कर सकती है, मूल अधिकारों को कम कर सकती है। अब किसके कम कर सकती है, इसको ध्यान देना कि संसद क्या कर सकती है, कानून बना करके कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में मूल अधिकारों को कम कर सकती है। जैसे सैन्य बल के, जो सैन्य बल होते हैं उनके मूल अधिकारों को कम किया जाता है, सैन्य बल। दूसरा क्या, पुलिस बल। और कौन, इंटेलिजेंस के जो अधिकारी होते हैं उनके, ठीक है। सैन्य बल, पुलिस बल और इंटेलिजेंस, इनके मूल अधिकारों को कम किया जाता है संसद के द्वारा। संसद क्या कर देती है, इनके मूल अधिकारों को कम कर देती है। किस लिए करती है, समझ रहे हो, कि कभी ऐसा ना हो कि अपने मूल अधिकारों को बचाने के लिए ये लोग कहीं पर गलत काम न करते। किसी को जैसे गोली मार दी माना किसी को, तो वहां पर इनने कह दिया कि भाई हमने अपने मूल अधिकारों की रक्षा की है ना, इसलिए हमने गोली चला दी। तो यहां पर ये कोई ऐसी घटना न हो, उससे बचने के लिए संसद क्या करती है, कानून बनाकर विशेष वर्गों के मूल अधिकारों को कम कर देती है। जब तक कोई भी सैन्य बल है या फिर पुलिस बल आदेश नहीं मिलता, तब तक वो गोली नहीं चलाते। चलिए, तो अब बात करते हैं आर्टिकल 34 की, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 33 क्लियर हो गया, अब आर्टिकल 34, इसमें क्या कहा गया है कि यदि सैन्य शासन के दौरान नागरिकों की क्षति होती है, नागरिकों को कोई नुकसान होता है, तो संसद क्या करेगी, तो संसद कानून बना करके उसकी क्या करेगी, क्षतिपूर्ति करेगी, ठीक है। तो संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है, ठीक है।
तो संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है, क्षतिपूर्ति कर सकती है। ये सैन्य शासन के दौरान यदि कोई नुकसान होता है तो संसद कानून बनाकर के उसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। तो यहाँ पर भी संसद को यह अधिकार दिया गया। क्लियर हो गया आर्टिकल 34 में। अब 35 में क्या कहा गया है इसको समझना। आर्टिकल 35 में कहा गया है कि संसद को कुछ विशेष बातों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। क्या कहा गया है कि कुछ विशेष बातों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को कानून बनाने का अधिकार इसके अंतर्गत आता है का अधिकार। अब संसद को कानून बनाने का अधिकार किस किस आर्टिकल के लिए दिया गया है इसको भी समझना। सबसे पहले आता है आर्टिकल 16(3). आर्टिकल 16(3) हमने पढ़ा था। 16 का 3 अनुच्छेद 16 का 3 में क्या कहा गया है कि कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए, विशेष क्षेत्र के लोगों को अगर रोजगार में आरक्षण देना है तो उसके लिए संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बना करके क्या कर सकती है? कुछ विशेष क्षेत्र के लोगों को आरक्षण दे सकती है। विशेष क्षेत्र के निवासियों को आरक्षण दे सकती है। निवासियों को आरक्षण दे सकती है। जैसे देखो अगर उत्तराखंड में ही देखें तो धारचूला के क्षेत्र के जो निवासी होते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। ऐसे ही टिहरी का भी कुछ क्षेत्र है जिनको आरक्षण दिया जाता है। ऐसे ही कई सारे क्षेत्र होते हैं जिनमें संसद उनके लिए विशेष क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में आरक्षण दे सकती है। आर्टिकल 16 के 3 में कहा गया है। अब देखिए आर्टिकल 32 के 3 में, आर्टिकल 32 का 3 इसमें देखो संसद कानून बना करके क्या कर सकती है? अन्य न्यायालयों को मूल अधिकारों से संबंधित याचिका दायर करने का अधिकार दे सकती है। याचिका दायर करने का अधिकार दे सकती है। ये भी संसद दे सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 35 में कहा गया। और क्या कर सकती है संसद? देखो संसद कानून बना करके विशेष वर्गों के मूल अधिकारों को कम कर सकती है। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है कि विशेष वर्गों के मूल अधिकारों को क्या कर सकती है? मूल अधिकारों को कम कर सकती है। अधिकारों को कम कर सकती है। किसके? कुछ विशेष वर्गों के कम कर सकती है। क्लियर हो गया? कुछ विशेष वर्गों के मूल अधिकारों को कम कर सकती है। आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 में क्या कहा गया है इसको भी देखो। संसद क्या कर सकती है? सैन्य शासन के दौरान हुई नुकसान की क्षतिपूर्ति कर सकती है। सैन्य शासन के दौरान हुए नुकसान की क्या कर सकती है? क्षतिपूर्ति कर सकती है। तो ये सब किसके पास अधिकार है? संसद के पास। तो आर्टिकल 35 में ये कहा गया है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार किन किन आर्टिकल में दिया गया है ये बताया गया। आर्टिकल 16 के 3 में, 32 के 3 में, 33 में और आर्टिकल 34 में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये आर्टिकल 12 से 35 तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो 12 से 35 तक सारे आर्टिकलों को आप लोग अच्छे से पढ़ लें। और इसके साथ ही हमारा ये मूल अधिकार वाला सबसे इंपॉर्टेंट भाग 3 कंप्लीट हो गया। अब आप लोग अच्छी तरीके से इन सारे भागों को कंप्लीट कर लें एक एक करके। भाग 1 भी कंप्लीट, भाग 2 कंप्लीट और भाग 3 भी हमारा कंप्लीट। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अगली क्लास में हम बात करेंगे भाग 4 की। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।